अंजलि का मायका मुंबई में होता है और उसका ससुराल दिल्ली में, जिसमें वो अपनी सास हेमा और पति विराज के साथ रहती है। दिसंबर का महीना चल रहा होता है। ऐसे ही एक रोज, क्या बात है बहू, तूने तो अपनी बहन के आने की खुशी में बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं, वो भी कितने मॉडर्न तरीके से। वाह, इसे तो देखकर ही मजा आ रहा है। हाँ माँ जी, ये सारे पकवान सोनिया को बहुत पसंद है, खास करके ये अखरोट का हलवा। चलो अच्छा है। वैसे माफ करना माँ जी, खाना भी बन ही रहा है, मैं परोसती हूँ थोड़ी देर में। अरे क्या तो भी बहू, इसमें माफी क्यों मांगनी भला, आराम से दे दे मुझे, कोई बात नहीं। अभी कुछ ही देर पहले मैंने मूंगफलियाँ खाई है, तो इतनी भी भूख नहीं लगी मुझे। ठीक है माँ जी, बस अब जल्दी से ये सोनिया आ जाए, उसके साथ वक्त बिताने के लिए तो मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। हाँ बहू, मैं तुम्हारी उत्सुकता को समझ सकती हूँ। तुम्हारी बहन भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह होगी, है ना? इसका जवाब मैं नहीं दे सकती माँ जी, क्योंकि वो तो एकदम अजीब सी है, मॉडर्न, झल्ली, जिद्दी। लेकिन हाँ, दिल की बहुत ही प्यारी है वो। फिर शाम के समय सोनिया घर आती है और उसे एकदम छोटे कपड़े पहने हुए देखकर हेमा तो एक मिनट के लिए हैरान ही रह जाती है। हेलो आंटी, व्हाट्सअप हैं? अरे सोनिया, नमस्ते करो और पैर छुओ माँ जी के। कब सीखोगी तुम ये सब कुछ? ओह, आई एम रियली सॉरी। नमस्ते आंटी, पाए लागू। खुश रहो बेटा, खुश रहो। तुम तो बहुत ही सुंदर हो, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। मैं तो तुम्हें अब शादी के बाद ही देख रही हूँ। वो तो है आंटी, और आप भी बहुत ही सुंदर हो। 60 की नहीं, 30 की उम्र की लगती हो आप, एकदम हॉट एंड गॉर्जियस। शुक्रिया बेटा। अच्छा अंजलि बहू, तुम दोनों बहनें आपस में बतियाओ, तब तक मैं जरा आराम कर लेती हूँ। मंदिर में बैठे बैठे मेरी पीठ अकड़ गई है ना, इसीलिए। जी माँ जी। अरे सोनिया, तू पागल है क्या? कुछ भी बोलती रहती है। हाँ तो उसमें क्या हुआ दीदी, अब तुम्हारी सास है ही इतनी हॉट, तो मैं तो उन्हें हॉट बोलूंगी ही ना। अरे फिर भी बाबा, जरा सोच समझ के बोला करना। अच्छा बाबा ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। अब चलो, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। रास्ते में आते हुए दिल्ली का यमी स्ट्रीट फूड दिखा था मुझे, लेकिन मैंने खुद को बहुत कंट्रोल किया, क्योंकि मुझे आपके हाथ का माइंड ब्लोइंग खाना जो खाना था। हाँ जानती हूँ मैं। अब जा, फ्रेश होकर आ जा, तब तक मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। अब फ्रेश क्या होना दीदी, मैं तो पैदा ही फ्रेश हुई थी। अरे ओ हीरोइन, बातें कम बना और जा, जाकर हाथ मुंह धो ले, फिर उसके बाद ही तुझे खाना मिलेगा। ओके बाबा, अभी आती हूँ फ्रेश होकर। सोनिया अब रोजाना छोटे कपड़े पहनकर ही गली मोहल्ले में घूमती रहती है, जिसके चलते गली के नौजवान लड़के उसे घूरने लगते हैं। ओ भैया, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, जल्दी से दे दो। अभी देता हूँ बहन जी। व्हाट? अरे ओ खोचू, मैं तेरी कोई बहन बहन नहीं हूँ, समझा ना? मैं तो यहाँ दिल्ली की ठंड में हॉटनेस लाने आई हूँ, हॉटनेस का पिटारा, सोनिया मकवाना। अ, माफ करना दीदी, अभी देता हूँ। देखो तो जरा, हमारे मोहल्ले में गर्मी लाने के लिए गर्मा गर्म माल आया है। अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। हाँ भाई, ठंड में आलू के सामने हाथ सेकने की जगह पर अब तो हम हमारी आंखें सेकेंगे, कसम से यार। इससे पहले दिल्ली में ऐसी हॉटनेस मैंने कभी नहीं देखी। गली की औरतें ये सब देख लेती हैं और फिर बाद में वो ये सब जाकर हेमा और अंजलि को बताती हैं। बाप रे, अंजलि बहू, सोनिया का वो लड़के ये सब कह रहे थे और वो मुस्कुराते हुए सब कुछ सुन भी रही थी। भला ये उसने ऐसा क्यों किया? पता नहीं माँ जी, मैं उससे इस बारे में बात करती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। आज जरूर कर बहू, और उसे कह दे कि रोज रोज इस तरह छोटे कपड़े ना पहना करे। माना कि दिल्ली भी एक शहर है, लेकिन बात जगह की नहीं है।
कौन से कपड़े कहाँ और कितने छोटे पहनने चाहिए, इसकी अक्ल तो होनी चाहिए ना उसे। शुरुआती के दिनों में मैंने ये सब नजरअंदाज किया, लेकिन अब उसके इन्हीं छोटे कपड़ों के कारण लोग उसके बारे में बातें बना रहे हैं, और ये तो बहुत गलत है ना। जी माँ जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। देख बहू, मैं उसके छोटे कपड़े पहनने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो सब कितनी मात्रा में और किस जगह पहनने चाहिए इसके खिलाफ हूँ। और अगर मैंने उसके साथ इस बारे में बात की तो हो सकता है कि उसे बुरा लगे। इसीलिए एक बड़ी बहन होने के नाते तू ही उससे बात कर, और चिल्ला कर मत करना, अच्छे से करना बेटा, ताकि वो समझकर उस बात को मान सके। ठीक है माँ जी, मैं समझ गई। फिर बाद में अंजलि सोनिया के साथ बात करती है और वो उसे समझाने की कोशिश भी करती है। और तभी, ओफो दीदी, अब आप ही तो कहती हो ना कि लोगों का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का यही काम रहता है, लेकिन हमें उसे नजरअंदाज करना चाहिए। इसीलिए मैंने भी उन छिछोरों की बातों को नजरअंदाज कर दिया। अब आप भी कीजिए। देख सोनिया, मैं मानती हूँ कि हमें लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर लोग हमारे सामने हमारे बारे में इतना गलत कहते हैं तो वो सब सुनते रहना मूर्खता है। अगर मुझे वो लड़के कहीं दिख जाते हैं तो मैं तो ऐसे लड़कों की चप्पल से पिटाई ही करती। देख सोनिया, तुझे अब से थोड़े ढंग के कपड़े पहनने होंगे। पर दीदी, मैं कहाँ इतने छोटे कपड़े पहनती हूँ, ये तो ठीक ही है ना। नहीं सोनिया, मेरी बातों का बुरा मत मानना और ना ही मुझ पर गुस्सा होना, लेकिन मैं ये सब तेरी भलाई के लिए ही कह रही हूँ कि जरा अच्छे कपड़े पहना कर। तुझे चाहे कितने भी छोटे कपड़े क्यों ना पहनने हो, लेकिन जगह देखकर कपड़े पहनने चाहिए ना। मुझे तो कोई ये भी कह रहा था कि तू छोटी स्कर्ट पहनकर मंदिर भी गई थी। देख बहन, ये कपड़े बहुत ही सुंदर है, लेकिन इन्हें किस तरह से और किस जगह पर पहननी चाहिए वो तुझे समझना होगा। ठीक है दीदी, आपकी बात मैं समझ गई, और इस बात का मैं आगे से ध्यान भी रखूंगी, सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि मुंबई में भी। वेरी गुड। अब चल, जल्दी से फ्रेश हो जा। आज मैंने अमृतसरी छोले बनाए हैं, तुझे बहुत पसंद है ना। वाह दीदी, वो तो मुझे बहुत पसंद है। अरे आपके हाथ का खाना खाकर मेरे चेहरे पर तो अलग ही ग्लो आ रहा है। मैं तो एकदम चिकनी चमेली दिख रही हूँ। चुप कर, पागल कहीं की। अंजलि की बात मानकर अब सोनिया हद से ज्यादा छोटे कपड़े पहनना बंद कर देती है, लेकिन घर में रहते हुए वो लो वेस्ट शॉर्ट्स पहनकर ही घुमा करती है। ये लो विराज, तुम्हारा सैंडविच तैयार है। थैंक यू सो मच बीवी साहिबा। वाओ, यम्मी यम्मी सैंडविच, ये तो मैं भी खाऊंगी दीदी। जीजू, प्लीज एक बाइट मुझे भी दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। अरे सोनिया, तुम्हारे लिए मैंने अलग से प्लेट लगा दी है। मैंने और भी सैंडविचेस बनाए हैं, सो डोंट वरी। हाँ तो ठीक है ना, उसमें क्या होता है दीदी, मुझे आप जीजू की प्लेट में ही खाने दो। वैसे भी अगर हम साथ में खाएंगे तो हमारा रिश्ता और भी गहरा होगा। अब साली आदि घरवाली जो होती है, और आप तो बहुत ही खुश नसीब हो जीजू, क्योंकि इतनी ठंड में आपको इतनी हॉट साली जो मिली है। मेरे यहाँ पर रहते हुए आपको ठंड तो कभी लगती ही नहीं होगी, क्यों? सही कहा ना मैंने। अरे सोनिया, वो तू भी ना सोनिया, कुछ भी कहती रहती है। अच्छा पेट यहाँ पर, मैं अभी दूसरी प्लेट में तेरे लिए सैंडविच परोसती हूँ। ओफो दीदी, अच्छा ठीक है, जल्दी लाइए। अंजलि को सोनिया का ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर बाद में, माफ करना विराज, सोनिया को तुम्हारे साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बाद में उसे समझा दूंगी। अरे नहीं अंजलि, और तुम क्यों माफी मांग रही हो? वो तो बच्ची है, कुछ भी बोलती रहती है, और मुझे उसकी बातों का जरा भी बुरा नहीं लगा। नहीं विराज, अब वो बच्ची नहीं रही, उसे समझदारी के साथ बर्ताव करना ही होगा। फिर बाद में अंजलि सोनिया के कमरे में जाकर उसे खूब सुनाने लगती है। अरे क्या दीदी आप भी, मैं तो बस मस्ती कर रही थी ना,
तुझे जितनी मस्ती करनी है कर सोनिया, ये घर भी तेरा ही है। लेकिन मस्ती मजाक की भी एक लिमिट होती है, उसे क्रॉस मत कर। तूने देखा नहीं, लेकिन तेरी वो बातें सुनकर विराज बहुत ऑकवर्ड हो गया था। लेकिन वो ये बात कभी नहीं कहेगा। ओह गॉड! अरे क्या ओ गॉड! वो तो अच्छा है कि उस वक्त वहां पर माँ जी नहीं थी, वरना उन्हें तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देख सोनिया, ये सभी लोग हमारे माँ बाप और उनकी परवरिश पर ही सवाल उठाएंगे। इसलिए प्लीज जरा अपने पहनावे में और सुधार ला और बातचीत करने का भी तरीका सीख ले। ठीक है दीदी, आई एम रियली सॉरी। मैं आगे से ध्यान रखूंगी और बाद में मैं जीजू से भी सॉरी कह दूंगी। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उनसे सॉरी मत कहना। उन्होंने तो मुझसे यही कहा है कि उन्हें तेरी बातों का बुरा नहीं लगा, लेकिन ऑकवर्ड तो लगा ही था उन्हें। और ये बात मैं समझ गई थी और इसीलिए मैं तुझे यहाँ पर समझाने आई हूँ। अच्छा ठीक है दीदी, समझ गई मैं आपकी बात। देख, कल हम सभी लोग पूजा में जाने वाले हैं, तो तू वो इंदौर से लाया हुआ ड्रेस पहन लेना। वो तुझ पर बहुत जचता है। ओके दीदी, लेकिन एक मिनट, कल तो मुझे घूमने जाना है और शाम के समय क्लब में मेरे कुछ दोस्त भी मिलने वाले हैं। और ये तू क्या कह रही है? यहाँ दिल्ली में तेरे दोस्त कैसे बन गए? अरे क्या दीदी आप भी, आपको तो पता ही है कि मैं इंस्टाग्राम क्वीन हूँ, इसलिए मेरे ज्यादातर ऑनलाइन फ्रेंड्स ही होते हैं जो देश के हर जगह से होते हैं। यहाँ दिल्ली के भी 5-6 लोग हैं, इसलिए मैं उनसे कल मिलने वाली हूँ। इसलिए आई एम रियली सॉरी दीदी, लेकिन मैं पूजा में आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। आप सब होकर आओ। हे भगवान! अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज सोनिया, टाइम से घर वापस आ जाना। हाँ दीदी, टाइम से पहले ही आ जाऊंगी मैं, ठीक है ना? पर अगले दिन सोनिया को घर पहुंचने में 11:30 बज जाते हैं और दरवाजे पर अंजलि उसकी राह देख रही होती है। अरे दीदी, आप अभी तक जागी हो और चीचू कहाँ पर हैं? उन्होंने तो मुझे इस ड्रेस में देखा ही नहीं। क्यों? लग रही हूं ना एकदम बॉम्ब। हे भगवान, तुझे शर्म नहीं आती क्या सोनिया? तू घर पर शराब पी कर आई है। अरे मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? वो तो अच्छा है कि मांझी और विराज दोनों पूजा से आने के बाद जल्दी सो गए और साथ ही मोहल्ले में भी कोई नहीं है, वरना तुझे अगर लोग इस हालत में देख लेते तो पता नहीं क्या बातें बनाते। चल अब जल्दी आ। अरे यार दीदी, आप ना मेरी दूसरी माँ ही हो यार। जब देखो तब इंस्ट्रक्शंस देती रहती हो। कितना डांटती हो मुझे आप। अरे अगर तू गलतियां करेगी तो डांटूंगी ही ना तुझे। अब ज्यादा बड़बड़ मत कर और जल्दी से अंदर आ। एक बार तुझे पहले सुला देती हूँ, फिर उसके बाद तो कल सुबह ही बात होगी। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है दीदी। चलो ना, हम दोनों नाइट राइड करके आते हैं। जीजू की बाइक कहाँ पर है? चाबी निकालो, मैं आपको आज रात दिल्ली घुमाती हूँ। अब आप तो दारू पीने से रही, तो मैं आपको सड़क की गर्मा गर्म चाय ही पिलाती हूँ। चलो। अरे नालायक, चुपचाप अंदर चल और सो जा और तेरा ये मुंह बंद कर, वरना तेरी आवाज से कहीं लोग उठ ना जाए। अरे दीदी, लेकिन मैं तो। अंजलि सोनिया को जैसे तैसे सुला देती है। फिर अगली सुबह जब वो उसके कमरे में जाती है, तब सोनिया वहां पर होती ही नहीं। अरे ये सोनिया कहाँ चली गई? इसका तो हैंगओवर अभी तक उतरा भी नहीं होगा, इसलिए मैं उसके लिए नींबू पानी लेकर आई थी। लेकिन ये कहाँ पर गायब है? पता नहीं कहाँ जाकर उधम मचा रही होगी। अंजलि सोनिया को पूरे घर में ढूंढने लगती है और वो उसे छत पर मिलती है, जहाँ पर वो छोटी नाइट ड्रेस पहनकर नाचते हुए वीडियो शूट कर रही होती है। और पड़ोस की छत पर खड़े होकर कुछ लड़के उसे गंदी नजर से देख रहे होते हैं और ये सब देखकर अंजलि का खून खोल उठता है। सोनिया, बंद कर दे ये सब। ओफो दीदी, देखो मेरा हैंगओवर उतर चुका है, तो आपको ये नींबू पानी लाने की कोई जरूरत नहीं थी। मम्मी कसम, मैंने इतनी ज्यादा पी भी नहीं थी। बस कर सोनिया,
तूने जो कल रात को किया है, उसके बाद तो मुझे तुझ पर गुस्सा आया ही था, लेकिन अब तो मुझे पहले से भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जरा वहां पर देख, पड़ोस की छत से लड़के तुझे गंदी नजर से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी तू यहाँ पर कमर मटका मटका कर वीडियो शूट कर रही है। बस बहुत हुआ अब। आज तक मैंने तुझे बहुत समझाया है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तुझे समझाकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि करती तो वही है जो तुझे करना होता है। इसीलिए अब तू यहाँ पर नहीं रहेगी, चली जा यहाँ से। लेकिन दीदी, अच्छा सॉरी दीदी, मैं अब से एकदम ठीक से रहूंगी। प्लीज मुझे यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने दो ना, प्लीज दीदी। बकवास बंद कर सोनिया, और अब तो मैं तुझे यहाँ दोबारा कभी नहीं बुलाऊंगी, ना ही तेरे साथ कहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि तू सुधरने वालों में से बिल्कुल नहीं है। सोनिया अंजलि से कई बार माफी मांगती है, लेकिन अंजलि उसे माफ करती ही नहीं और वो उसे वापस मुंबई भेज देती है। शिल्पा अपनी सास उर्मिला और पति सुमित के साथ रहती है। उसका एक पेट डॉग भी होता है, जिसका नाम टॉफी होता है। एक रोज, माँ जी, मेरा तो दिमाग हैंग हो रहा है। पता नहीं ये रानी कहाँ चली गई है। कल भी काम पर नहीं आई थी और आज भी उसने छुट्टी ले ली है, जिसके बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन बहू, तूने उसे कॉल नहीं किया क्या? किया ना माँ जी, कल से लेकर आज तक 50 बार कॉल कर चुकी हूँ मैं उसे, लेकिन मजाल है कि वो मेरा कॉल उठाए। मेरे पास तो उसकी माँ का भी नंबर है, लेकिन अब उसकी माँ भी मेरे कॉल नहीं उठा रही। भगवान करे सब कुछ ठीक हो उसके साथ, वरना तो वो ऐसे बिना बताए छुट्टी पर कभी नहीं जाती। लेकिन परसों तेरे और उसके बीच में अनबन चल रही थी, देखा था मैंने तुम्हें। आखिर क्या बात थी? इसी बात पर माँ जी, कि उसे छुट्टी चाहिए थी 3 दिनों की, ताकि वो अपनी सहेलियों के साथ थोड़ा घूम फिर आए और उसे एक ब्रेक मिले। पर मैंने छुट्टी देने के लिए मना कर दिया। हे भगवान, जाने दे, तू जाकर खाना बना दे। कल तो मैंने बाहर का खाना बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आज मुझे घर का ही खाना चाहिए। और ये बात मैं तुझे अभी बता दे रही हूँ, ताकि बाद में मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी, बना दूंगी मैं। पता नहीं इस रानी के कारण मुझे किन किन हालातों से गुजरना पड़ रहा है। रानी की छुट्टी के कारण सारा काम शिल्पा को ही करना पड़ता है, जिस कारण वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर एक दिन वो हड़बड़ी में इस्त्री करते करते सुमित का शर्ट पीछे से वो जला देती है और सुमित भी जल्दबाजी में वही जला हुआ शर्ट ऑफिस पहन कर जाता है। अरे यार सुमित, नशा वशा करके आया है क्या तू, जो तुझे अपना जला हुआ शर्ट भी नहीं दिखा? क्या आकाश तू भी, अरे ये कैसी बातें कर रहा है तू? अरे ये तो सुमित का स्टाइल है, शर्ट के पीछे होल करके आना। क्या कहा? मेरे शर्ट के पीछे होल है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हे भगवान! सभी सुमित पर खूब हंसते हैं और वो फौरन अपने कैबिन में चला जाता है और सबसे पहले शिल्पा को कॉल करके वो उसे खूब सुनाने लगता है। सीरियसली शिल्पा, अरे ऐसे कौन से काम में मगन थी तुम, जो तुम्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं हुआ कि तुमने मेरी शर्ट को प्रेस करते हुए जला दिया है? ज्यादा चिल्लाओ मत सुमित, इधर वो रानी 2 दिनों से नहीं आई है और उसके कारण मुझे कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। अरे तुम्हें क्या होता है, बस ऑफिस जाना है और उसके बाद वापस घर लौट कर आना है, खाना पीना करना है और टांग ऊपर करके सो जाना है। और अगर इतना ही था तो खुद ही ठीक से चेक करके पहन लेते ना, बड़े आए मुझ पर चिल्लाने वाले। अरे चुप बेटो, वो रानी अगर छुट्टी पर गई भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हरकतों के कारण ही गई है। क्या? हाँ, अरे क्या बिगड़ जाता तुम्हारा अगर तुम उस बेचारी को छुट्टी दे देती तो? वो तो कह भी रही थी कि छुट्टी के दिन वो उसकी जगह पर उसकी सहेली को भेज देगी काम करने के लिए। अरे हम लोग भी तो ऑफिस में छुट्टियां लेते ही है ना, तो नौकरानी छुट्टी क्यों नहीं ले सकती? ज्यादा ज्ञान की मोती मत बटोरो,
वो एक नंबर के चालाक लोमड़ी हैं और मुझे उसके अलावा और किसी भी नौकरानी का काम पसंद ही नहीं आता। अरे वो कम पैसे में अच्छा काम करके देती हैं। और रही बात छुट्टी की, तो अगर मैं छुट्टियां इतनी आसानी से देने लगी तो घर का काम कौन करेगा? तुम करोगे क्या, या फिर तुम्हारे स्वर्गवासी पिताजी नीचे आकर करेंगे? अरे चुप करो यार, मेरे स्वर्गवासी पिताजी को इन सब में तुम क्यों घुसेड़ रही हो? अरे तुम चुप रहो, यहाँ मेरी मच्छी फ्राई भी नहीं हो रही और तुम हो कि फोन पर मेरा भेजा फ्राई कर रहे हो। फोन रखो पहले। अब तुम दिन भर बिना शर्ट के काम करो या फिर कोई नया शर्ट खरीद लो। मेरे पास यहाँ पर और भी कई सारे काम हैं, तो मुझे पहले उन्हें संभालने दो और खुद का ख्याल खुद रखना सीखो। लेकिन शिल्पा, मेरी बात तो सुनो। कमाल है, पहले सारा रायता खुद ही फैलाया और समेटने के टाइम पर चिड़चिड़ कर रही है, और अब तो मुझे नया शर्ट मंगवाना ही होगा और उसके बाद ही मैं अपने केबिन से बाहर निकल पाऊंगा। हे भगवान, आज तो मेरी गजब बेइज्जती हो गई। सारे काम फटाफट निपटाने के चक्कर में शिल्पा बाथरूम में साबुन पर पैर देकर फिसल जाती है और उसके बम पर पूरी तरह लग जाता है। अरे मर गई मैं तो। अरे क्या कर रही है तू शिल्पा? घर के इतने से भी काम नहीं हो रहे क्या तुझसे? निकम्मी कही की। क्या माँ जी, आप भी कितनी पापी हो आप। अरे यहाँ पर मैं गिरी हुई हूँ और आप हो कि मुझे ताने दे रही हूँ। अरे तो हकीकत में भी गिरी हुई ही है। क्या कहा? कुछ नहीं, चल अपना हाथ दे, गधी कही की। उर्मिला का हाथ थामकर शिल्पा वहां से उठ जाती है। फिर बाम वगैरह लगाने के बाद उसे काफी आराम मिलता है। ये ले, ये काढ़ा बनाया है मैंने तेरे लिए। इसे पीने से तुझे तेरे दर्द से राहत मिलेगी। ओह गॉड, नहीं माँ जी, मैं ये काढ़ा बिल्कुल नहीं पीऊंगी। ज्यादा ना नुकुर मत कर, वरना मैं तुझे धो दूंगी। अब चुपचाप पी ले इसे, वरना तेरा दर्द ठीक नहीं हो पाएगा और तू घर के काम भी नहीं कर पाएगी। हे भगवान, यहाँ पर मुझे इतना दर्द हो रहा है और आपको अब भी काम की ही पड़ी है। कितने बुज़दिल हो आप माँ जी। अरे बकवास बंद कर अपनी, तू तो एकदम नाकारी है। अरे तेरी उम्र में मैंने अपने ससुराल में कितने सारे काम किए थे। पूरे 15 लोग थे मेरे ससुराल में। सबका खाना बनाना, घर की सफाई करना और भी ढेरों काम मैं अकेली ही करती थी। सुबह के 5 बजे उठा करती थी मैं और रात के 10 बजे तक मैं लगातार काम ही किया करती थी। और एक तू है, खाना बना भी रही है तो उसे जला दे रही है, सफाई भी कर रही है तो फिसल कर गिर पड़ रही है। अरे क्या है ये सब? तो फिर रानी को वापस लाइए ना, पता नहीं कहाँ चली गई है वो। मुझे तो उस बेवकूफ लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा है। कम से कम बताकर तो चली जाती ना। अगर वो तुझे बताकर जाती तो तू उसे छुट्टियां दे देती क्या? नहीं ना। अरे आज तेरी इस हालत की जिम्मेदार तो खुद ही है। तूने ही उसे ऐसे बिना बताए छुट्टी लेने के लिए मजबूर किया है। अब क्या पता कि वह छुट्टी पर ही गई है या फिर गुस्से में आकर उसने तेरा काम ही छोड़ दिया हो। शुभ शुभ बोलिए ना माँ जी, रानी ऐसे कहीं नहीं जाएगी और वो हमारे घर पर काम करने वापस जरूर आएगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। फिर अगले दिन, तुम्हारा दर्द कम हुआ कि नहीं? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं सुमित, मेरी जिंदगी में से दर्द खत्म ही नहीं हो रहा। एक नौकरानी क्या चली गई, मेरी तो जिंदगी ही उजड़ गई है। चलो अच्छा है, अब रानी की गैर मौजूदगी में तुम्हें उसकी कीमत समझ आ रही है। अरे यार, फिर से वही बूढ़ी चाची की तरह भाषण शुरू मत करो अपना। यहाँ मेरा सर दर्द कर रहा है और तुम बस चौड़े होकर ज्ञान दे रहे हो, जबकि मुझे जरूरत मदद की है। माँ जी भी दिन भर घर में पड़ी ही रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी बेचारी बहू की थोड़ी मदद ही कर दे। तभी वहां पर उर्मिला आती है। अरे ओ मेरी बेचारी बहू, हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बोलना। ऐसे डरपोकों की तरह पीठ पीछे क्यों बुराई कर रही है मेरी? माँ जी आप देखिए माँ जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अरे चुप हो जा, तेरे सारे मतलब मैं अच्छे से समझती हूँ।
मेरे बालों पर कोई सीमेंट नहीं गिरा है, बल्कि ये बाल तो जीवन भर के तजुर्बे से सफेद हुए हैं। हाँ, तो फिर सही बात है कि आप इतनी भी बुरी नहीं हुई हो जो आप काम करने में मदद नहीं कर सकती मेरी। और अब जब तक रानी नहीं आ जाती तब तक तो आप मेरे छोटे मोटे कामों में मदद कर ही सकती हो ना। लेकिन नहीं, आपको तो बस ताने ही देना आता है। उसमें तो मानो आपने पीएचडी ही करके रखी है। बस करो शिल्पा, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का। सॉरी सुमित, लेकिन माँ जी ने हरकतें ही ऐसी की हैं कि मैं अब क्या ही कहूँ। खैर, मुझे ही सारे काम करने पड़ेंगे। अरे इतने दिन जब रानी काम कर रही थी तभी तो तूने जमकर आराम ही किया है ना। और एक बहू का कर्तव्य होता है कि वो अपने ससुराल का सारा काम करे। अरे हमने भी किया है। और अपनी सास को काम देते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? तुझ जैसी बहू को तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। आज तो तूने ये बात कह दी, लेकिन अगर आइंदा से ऐसी बातें की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और फिर तू मेरा वो वाला रूप देखेगी जिसके दर्शन तूने आज तक नहीं किए हैं। ना तो मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट है, ना ही बहस करने में। इसीलिए आप अपने उस रूप के दर्शन दूसरों को दिखाती बैठो, क्योंकि मुझे उसे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे चल चल, खुद को कहाँ की हीरोइन समझती है राम ही जाने। भूतनी कही की। सेम टू यू माँ जी। इस तरह से सास बहू की बहस जारी रहती है और उनके बीच बेचारा सुमित सर पकड़कर बैठ जाता है। फिर शाम के समय, देखो ना शिल्पा, जब से ये रानी गई है तब से ये टॉफी भी एकदम उदास बैठा है। ना तो इसने ठीक से खाना खाया है, ना ही ये मेरे साथ वॉक पर चलने के लिए तैयार है। अरे अब क्या करें हम? इसका सबसे ज्यादा लगाव रानी से ही था, क्योंकि वो ही उसे उसका खाना खिलाती थी और तो और वॉक पर भी वही लेकर जाती थी। मुझे माफ कर दो मेरे टॉफी बाबू, इधर आओ मम्मा के पास। लेकिन टॉफी शिल्पा के पास जाता ही नहीं। अरे अब इसे क्या हो गया? देखा शिल्पा, अब टॉफी भी तुमसे नाराज है, क्योंकि रानी के काम पर ना आने की वजह तुम ही हो। फिर एक दिन शिल्पा पड़ोस की नौकरानी धन्नो से बात करती है। अरे ओ धन्नो, रानी कहाँ पर गई है? ना तो वो मेरा कोई फोन उठा रही है, ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही है। अरे उसे तो छोड़ ही दो, उसकी माँ भी मेरा फोन नहीं उठा रही। सब कुछ ठीक तो है ना? वो मुझे थोड़ी उसकी चिंता हो रही थी ना, इसीलिए पूछा मैंने। अरे काय को झूठ बोल रही हो मैडम, सब जानती है मैं। मेरे को रानी ने सब कुछ बताया है आपके बारे में कि कैसे आप उसको छुट्टी नहीं देती हैं, और अगर उस बेचारी ने छुट्टी ले भी ली तो फिर बाद में आप उससे एक साथ काम करवाती हो या फिर पगार में से पैसे काट लेती हो। अरे लेकिन देखिए मैडम, वो आपके पास अब नहीं आने वाली, और ना ही यहाँ की कोई नौकरानी भी आएगी आपके पास, क्योंकि सबको पता चल गया है कि आप एक नंबर की नालायक औरत हो। क्या? हाउ डे यू? अरे अपनी ये इंग्लिश अपने पास ही रखो, मेंटल औरत। जा रही है मैं, लेकिन आइंदा से मेरे को बुलाने का नहीं, क्योंकि मेरे पास आपके जैसा फालतू का समय नहीं रहता। क्या? धन्नो बिल्कुल सही कहकर गई थी, तुझ जैसी को तो ऐसे ही सुनाना चाहिए। अरे अभी भी तेरी अकल ठिकाने पर नहीं आई क्या? अब शिल्पा को पहले से और भी ज्यादा परेशानी होने लगती है। फिर एक रोज जब सुमित के बॉस डिनर पर घर आते हैं तभी, अरे सुमित, ये खाने का स्वाद बदला बदला सा क्यों लग रहा है? किसने बनाया है ये खाना? वो दरअसल ये खाना मेरी बीवी शिल्पा ने बनाया है सर। अरे क्या तुम भी सुमित, मैंने सोचा कि आज तुम्हारे घर की नौकरानी के हाथ का खाना खाने को मिलेगा, लेकिन वो तो है ही नहीं। और तुम्हें पता है, आज तो मैं तुम्हें प्रमोशन देने के मूड में था, लेकिन अब ये खाना खाकर मेरा मूड ही चला गया। क्या? आई एम रियली सॉरी सर। वो दरअसल, अरे कोई बात नहीं, अब खाना दिया है तुमने तो खा ही लेते हैं। वैसे ये भी कोई बुरा खाना नहीं है, लेकिन उसके हाथ के खाने की बात तो कुछ और ही थी। शिल्पा को बहुत पछतावा होता है। फिर एक दिन अचानक से रानी का वॉइस मैसेज आता है। देखो मैडम,
मैं आने को आ जाएगी, लेकिन मेरे को हर संडे छुट्टी चाहिए। और हाँ, महीने में एक दिन रानी दिवस होना चाहिए, जहाँ मैं काम कम और ज्यादा आराम करूंगी। और हाँ, मेरे को अगर छुट्टी चाहिए रहेगी तो मैं आपको 10 से 15 दिन पहले ही बता देगी, और आपको उस छुट्टी के लिए हाँ बोलना ही पड़ेगा। देखिए, मैं कोई मशीन वशीन नहीं है, मैं भी एक इंसान ही छे, इसीलिए मेरे को भी ब्रेक लेना पड़ता है, ताकि मैं भी अपने परिवार, बॉयफ्रेंड और सहेलियों के साथ घूम फिर सकूं और खूब एंजॉय कर पाऊं। हे भगवान, इसकी कितनी सारी फरमाइशें हैं। जाने दो ना शिल्पा, अपना लो उसकी फरमाइशों को। अब और हम क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे बुरे स्वभाव के कारण यहाँ पर कोई और काम वाली काम करने आ ही नहीं सकती। हाँ सुमित, शायद तुम सही कह रहे हो। शिल्पा रानी की फरमाइशें स्वीकार करती है और अब वो उसके वेलकम के लिए घर से जाती है और एक वेलकम बैक वाला केक भी बनाती है। क्या बात है, इतनी सारी तैयारियां, और वो भी रानी के लिए। हाँ माँ जी, अब इतनी मुश्किल से वो वापस आ रही है, इसीलिए अब से मैं उसके साथ अच्छे से पेश आऊंगी, ताकि वो दोबारा बिना बताए गायब ना हो जाए। बहुत अच्छा किया रानी ने, क्योंकि तुझ जैसी उल्टी खोपड़ी वाली औरत को इसी तरह से सीधा किया जा सकता है। बेल बजी माँ जी, बेल बजी। लगता है रानी आ गई। लेकिन जब शिल्पा दरवाजा खोलती है, तभी वहां पर धन्नो खड़ी होती है। वेलकम बैक रा। अरे धन्नो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे हम तो आज रानी का वेलकम करने वाले हैं। मैं आपको उसके इस बारे में बताने को आईली है कि वो आज काम पर नहीं आएगी। उसने छुट्टी ली है आज, तो आप उसका वेलकम कल को करना। क्या? बहुत तंग किया था ना तूने रानी को पहले, अब उसकी बारी। धन्नो की बातें सुनकर शिल्पा अपना सर पकड़ लेती है। ओ माय गॉड नेहा, अरे तुम इतना क्या पका रही हो? कितना तीखा धुआं आ रहा है, और ये धुआं तो पूरे घर में फैला हुआ है। अरे तुम घर में क्या देख रही हो? जरा बाहर देखो, कितना सुंदर मौसम हो चुका है, और इसीलिए मैं हर प्रकार के पकोड़े बना रही हूँ। मस्त गर्मा गर्म चाय पीते पीते पकोड़े खाऊंगी और साथ में बारिश के मजे लूंगी। ये तुम क्या कह रही हो नेहा? सच में तुम तो बिल्कुल भी डाइट फॉलो नहीं करती, बस तला भुना ही ठूसती रहती हो, और उस पर इतने बकवास मौसम के लिए इतना एक्साइटेड हो रही हो तुम, मतलब कुछ भी। अरे पगली, ये कोई बकवास मौसम नहीं है, बल्कि ये मौसम तो एकदम मस्ताना है। चलो इसी बात पे एक गाना हो जाए। मस्ताना मौसम है, रंगे नजारा। अरे बस करो, इससे पहले कि मेरे कान के पर्दे फट जाए, प्लीज शांत हो जाओ और जो करना है करती बैठो। मैं तो चली अपने कमरे में, मस्त दरवाजा बंद करके सो जाऊंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? अरे ऐसे मौसम में कोई कैसे सो सकता है? एक काम करो, तुम भी मेरे साथ बालकनी में बैठ जाओ, फिर दोनों मिलकर साथ में चाय पियेंगे और पकोड़े भी खाएंगे। चलो आओ। ना बाबा ना, मुझे तो ये बारिश देखकर ही चिढ़ मचती है, और तुम्हें तो पता ही है, टिप टॉप रहने के लिए मैं ये सब तली भुनी चीजें नहीं खा सकती। मैं तो कह रही हूँ कि ये पागलपन छोड़ दो और मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, फिर हम दोनों मस्त एसी लगाकर बैठ जाएंगे और कोई सीरीज देखकर मस्त एंजॉय करेंगे। वैसे आज माँ जी भी घर पर नहीं है, वो अपनी सहेली के घर पर गई है, इसीलिए हम दोनों खूब एंजॉय कर सकते हैं। ना बाबा ना, मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ जो कमरे में छुप कर बैठूं और इतनी मस्त बारिश के मजे भी ना लूं। तुम्हें नहीं पसंद तो नहीं पसंद, लेकिन मैं तो फुल ऑन एंजॉय करूंगी। फिर नेहा चाय और पकोड़े खाते हुए बारिश का आनंद उठाती है। आहा, बारिश की तो बात ही कुछ और है। सच में, साथ में ये पकोड़े, वाह, इससे तो बारिश का मजा दुगना हो गया। फिर नेहा आंगन में जाकर नाचने लगती है। मैं नाचू आज छम छम छम,
छम छम छम। ओफो नेहा, तुम तो सच में पागल हो गई हो। अंदर आ जाओ। यूं बारिश में भीग भीग कर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर तबीयत खराब होती है तो होने दो। अब ये बारिश का मौसम बार बार थोड़ी ना आता है। उल्टा मैं तो ये कहती हूँ कि तुम भी आ जाओ, फिर हम दोनों साथ में नाचेंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे बख्श दो। अकेली नाच रही हो उतना ही काफी है। डर कर इरा अंदर भाग जाती है। फिर अगले दिन, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने काढ़ा बनाया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने बनाया था। शुक्रिया इरा। अरे 50 बार मना किया था मैंने तुम्हें कि मत भीगो बारिश में, लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक नहीं सुनी और अब सर्दी जुकाम के मारे परेशान हो रही हो। बड़ा प्यार था ना तुम्हें बारिश से, अब देखो उस प्यार का नतीजा क्या हो गया है। बीमार पड़ गई हो तुम। अरे इरा डार्लिंग, वो प्यार ही क्या जो दर्द ना दे। अरे चुप करो। ऊपर से वो पड़ोस की मीनाक्षी मुझे कह रही थी कि तुम्हारी बहू आंगन में मटक मटक कर नाच रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बारिश होने पर मोरनी नाचती है। हाँ तो उसमें क्या होता है माँ जी, मैं खुश थी, इसीलिए खुशी के मारे नाचने झूमने लगी थी। तो इसमें उस मीनाक्षी काकी को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? ज्यादा जबान मत चला। जो भी नौटंकी करनी है घर तक किया कर। यूं बाहर जाकर मेरी इज्जत का फालूदा मत किया कर तू। बेवकूफ कहीं की। बारिश को तो ऐसी समझती है जैसे कि वो एक बड़ा त्योहार हो, जो उसके लिए इतना पागल होती रहती है तू। अरे माँ जी, आप जैसे अमीर लोग क्या समझोगे बारिश का असली मजा। आपने और ईरा ने हमेशा अमीरी देखी है और अक्सर अमीर लोग बारिश से चिढ़कर घरों में बंद रहते हैं। लेकिन एक बार जरा बारिश में भीग कर तो देखिए, तब समझ आएगा आपको कि वो एहसास क्या होता है। तुम ही लेती बैठो वो एहसास। समझ आता है कि बारिश एक काफी सुंदर मौसम है, लेकिन इतना पागलपन भी सही नहीं है। चलो अब अपने अपने काम पर लग जाओ। फिर एक दिन जब हीरा सज धज कर अपनी सहेलियों से मिलने जाती है, तभी लौटते समय, ओ नो, मेरा फोन तो बंद हो गया। अब मैं ड्राइवर को कॉल करके कैसे बुलाऊं? और ये क्या, कितनी तेज बारिश हो रही है। एक काम करती हूँ, छाता खोलकर वहां टैक्सी स्टैंड तक चली जाती हूँ। अब तो मुझे टैक्सी से ही घर जाना होगा। लेकिन जब वीरा बैग देखती है, तभी वहां पर छाता होता ही नहीं। ओह गॉड, मैंने तो अपना छाता लाया ही नहीं। अब मैं क्या करूं? इस मॉल में एक अम्ब्रेला शॉप है, तो मैं वहीं पर जाकर एक छाता खरीद लेती हूँ। फिर हीरा पूरे 3000 का छाता खरीदकर घर पहुंचती है। बाप रे, पूरे 3000 रुपए का छाता, वो भी 2 मिनट का रास्ता क्रॉस करने के लिए। हाँ नेहा, वो एक हाईफाई दुकान थी, तो उसमें सस्ती छतरियां कहाँ पर मिलती, इसीलिए ये छतरी मुझे लेनी ही पड़ी। मुझे बारिश से बचकर टैक्सी पकड़नी थी ना, इसीलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और ये छाता खरीदकर टैक्सी तक पहुंच गई। ठीक है हीरा बहू, कोई बात नहीं, तुम घर सही सलामत पहुंची ना, वही काफी है। अरे ये भी कोई बात है माँ जी, ये हीरा तो पगला गई है। माना कि हम अमीर लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम पानी की तरह पैसे बहाते रहें। और हीरा, थोड़ा सा तुम अगर भीग लेती तो क्या बिगड़ जाता? पता नहीं तुम्हें बारिश से इतने क्यों चिढ़ है। ये बात तुम कभी नहीं समझोगी नेहा। अगर तुम्हें भीगना है तो तुम 24 घंटे भीगो ना, मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? उड़ जाओ, मेरे लिए ग्रीन टी बना कर लाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हे भगवान, तुम्हारे तो अलग ही नखरे हैं। हाँ है, अब ज्यादा मत इतराओ। उड़ जाओ, जल्दी से ग्रीन टी बना कर लाओ। ठीक है मैडम, अभी लाती हूँ। ऐसे ही एक रोज जब नेहा के पति संदीप को छुट्टी रहती है, तभी वो उसके पीछे लगकर बाहर घूमने चली जाती है। और शाम में घर आते आते संदीप को बहुत तेज सर्दी और जुकाम हो जाता है। अच्छू, हे भगवान,
आज तो मेरे बैंड बज गए। ओ गॉड नेहा, संदीप भाई को तुमने अपने कारण बीमार कर दिया। मैंने उन्हें बीमार नहीं किया है। मैंने तो इन्हें पहले ही कहा था कि वाटरफॉल में ज्यादा देर तक मत भीगिए, लेकिन ये बारिश के मजे लेने में खो गए और हद से ज्यादा एंजॉय करने लगे। अब इन्हें ये सब सहन नहीं हुआ और इसीलिए बीमार पड़ गए। लेकिन मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। अरे चुप कर तू। तेरे कारण ही मेरे बेटे का ये हाल हुआ है। और खबरदार, जो अगली बार से तू इसके पीछे लगी तो जब तक बारिश खत्म नहीं हो जाती तब तक तू बाहर कहीं घूमने नहीं जाएगी। पर माँ जी, मैंने क्या किया है? अजीब बात है, आप लोग तो सारा का सारा बिल मुझ पर ही फाड़ देते हो। संदीप कोई दूध पीता हुआ बच्चा है क्या? अब इन्हें भी तो ये पता होना चाहिए ना कि एक आदमी को वाटरफॉल के नीचे कितनी देर तक भीगना चाहिए। लेकिन नहीं, ये तो किसी बच्चे की तरह मजे कर रहे थे वहां पर। देखो नेहा, मैं मानती हूँ कि संदीप भाई को बारिश में जाकर मजा आया, लेकिन हर किसी की बॉडी अलग होती है। कोई जल्दी बीमार हो जाता है तो कभी किसी पर बारिश का असर ही नहीं होता। ठीक है बाबा, सॉरी। आज के बाद मैं किसी को बारिश में बिल्कुल लेकर नहीं जाऊंगी। फिर अगले दिन, अरे ओ पगलेट, सब्जियां काटने की जगह पर तू ये कागज काटकर क्या बना रही है? कागज की सब्जी माँ जी। अरे चुप कर, ये तो कागज की नाव है, तो सब्जी क्यों बोल रही है तू? जब आपको दिख ही रहा है तो फिर आप पूछ क्यों रही हो? ज्यादा मुंह मत चला, वरना तेरे हाथ में जो कैंची है ना, उसी से तेरी ये तेज चलने वाली जबान काट दूंगी। क्या माँ जी, आप भी? मैं तो बस अपने बचपन के दिनों को फिर से जीना चाहती हूँ। हमारी चौक में हम सारे बच्चे इकट्ठा होकर नाव को पानी में चलाया करते थे और बहुत मजा किया करते थे। बहुत अच्छा भी लगता था माँ जी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आज आप और हीरा भी मेरे साथ यही करो। देखना, आप दोनों को बहुत खुशी महसूस होगी। अरे मेहरबानी कर हम पर, और हमें इन सब से दूर ही रख। हम तो घर में बैठे बैठे ही बहुत खुश है, और तुझे जाकर नाव चलानी है तो चला ले, लेकिन हम दोनों में से तो कोई नहीं आने वाला। फिर नेहा छोटी छोटी नाव बनाकर खूब मजे करती है। नेहा, तुम तो सच में इडियट लग रही हो। ये सारी बचकानी हरकतें तुम्हें शोभा नहीं दे रही। देखो, आस पड़ोस के लोग भी तुम पर कितना हंस रहे हैं, क्योंकि आस पड़ोस के सारे लोग पागल हैं और उन लोगों में एक तुम भी हो। क्या? हाँ। अरे लोग क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे? अगर मैं इन्हीं सब के बारे में सोचती रही तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। इसीलिए हमें जो अच्छा लगता है वही करना चाहिए। फिर वो चीज दूसरों की नजर में अच्छी हो या बुरी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आधे लोग तो इस दुनिया में इसी बात के चलते दुखी हैं, क्योंकि वो दूसरों के बारे में सोचकर खुद की खुशियों को पीछे छोड़ देते हैं। अरे बस करो मेरी माँ, अपना ये मुफ्त का ज्ञान तुम अपने पास ही रखो। तुम्हें समझाने का मतलब ये है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। मैं तो चली अंदर। हाँ हाँ, तुम तो अंदर ही बंद रहो, कभी बाहर मत निकलो। हाँ, नहीं निकलूंगी। और हाँ, खबरदार अगर कीचड़ लेकर अंदर आई तो। काम वाली बाई अभी अभी पोछा लगा कर गई है, इसीलिए दोबारा घर गंदा मत करना। हाँ बाबा, समझ गई। अब ज्यादा मेरी सास बनने की कोशिश मत करो। फिर रात में, अरे हीरा, चलो ना, आज हम दोनों मॉल घूम कर आते हैं। तुम्हें पता है, मॉल में सेल लगी हुई है। अरे वाह, क्या बात कर रही हो? हाँ हीरा, एक काम करती हूँ, मैं संदीप की बाइक निकालती हूँ, फिर हम दोनों उस पर सवार होकर जाएंगे। तुम टेंशन मत लो, मुझे बाइक चलाना अच्छी तरह से आता है। गरीबी से आई हूँ, लेकिन मेरे पड़ोस में एक भैया थे, तो उन्होंने मुझे बाइक चलाना सिखाया था। ओ प्लीज नेहा, मैं तुम्हारे साथ किसी बाइक वाइक पर नहीं आने वाली। और इतनी बारिश के मौसम में बाइक पर सवार होकर कौन जाएगा? ना बाबा ना। अरे हीरा, तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे बारिश में तुम बाइक से उड़ ही जाओगी।
अरे उड़ नहीं जाऊंगी, पर भीग तो जाऊंगी ना, और कीचड़ उड़ेगा वो अलग। एक तो आज मैंने ये न्यू ड्रेस पहली बार पहनी है, इसीलिए प्लीज नेहा, अगर हमें साथ में जाना है तो हम कार से ही जाएंगे, वरना मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आऊंगी। अच्छा बाबा ठीक है, चलो कार से ही चलते हैं। तुम तो मेरी बात मानने से रही। फिर ईरा और नेहा दोनों मॉल चली जाती हैं और वहां पर शॉपिंग करने के बाद, तुम्हें पता है ईरा, इस मॉल के पास में ही मेरा मायका है। चलो ना, थोड़ी देर मेरे घर चलते हैं। माँ को भी मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे मुझे भी तुम्हारी माँ बहुत पसंद है। चलो चलते हैं। मैं ड्राइवर को भी बोल देती हूँ कि वो हमें 1 घंटे के बाद लेने आए। हाँ ये सही रहेगा। लेकिन 1 घंटे के बाद अचानक से पूरे शहर में पानी भरने के कारण रेड अलर्ट जारी किया जाता है। हाँ बिटिया, पूरे शहर में रेड अलर्ट लगाया है। बस ट्रेन सारी गाड़ियां बंद है। अब पता नहीं ये रेड अलर्ट कब हटेगा। ओह नो, अब हम क्या करेंगे नेहा? अब क्या कर सकते हैं? हमारे पास यहाँ पर रुकने के सिवाय और कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। लेकिन ईरा, तुम्हें यहाँ मेरे छोटे से घर में रुकने में कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्या तुम भी नेहा, ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे कैसी दिक्कत होगी? तुम हो ना मेरे साथ, और आंटी भी है, और जहाँ पर अपने लोग हो वहां पर मुझे कोई दिक्कत नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया बेटा, तुम दोनों बैठो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय और पकौड़े बना कर लाती हूँ। अरे नहीं आंटी, मुझे पकौड़े नहीं खाने। दरअसल मैं ऑयली पदार्थ कभी नहीं खाती। क्या तुम भी बेटा अपनी आंटी के हाथ का भी नहीं खाएगी क्या? ओफो आंटी, अच्छा ठीक है, आपके प्यार के लिए मैं थोड़ा सा खा लूंगी। बनाइए आप, आज तो मैं चीट डे मनाऊंगी। ये हुई ना बात। अब रेड अलर्ट अगले 42 घंटों तक जारी किया जाता है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। और इसी बीच जब लाइट चली जाती है तभी, अरे नेहा, ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? घर के बाहर भुट्टा खाने के लिए। अब अंदर तो अंधेरा ही रहेगा ना, तो यहाँ पर बैठकर हम क्या करेंगे? ओफो नेहा, तुम भी ना पागल हो गई हो। फिर नेहा ईरा को जबरदस्ती भुट्टा खाने के लिए लेकर ही जाती है। वाओ नेहा, ये तो बहुत ही टेस्टी है। सच में इसे खाकर तो मजा ही आ गया। वो तो है। अब चलो हम दोनों थोड़ा भीग भी लेते हैं। आज तो हो ही जाए ईरा। अरे नहीं नेहा, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन सकती हूँ, लेकिन ये भीगने वाली बात बिल्कुल नहीं। मुझे बचपन से ही बारिश से बहुत चिढ़ है, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं भीगूंगी। क्या तुम भी ईरा, जो बचपन में हुआ उसे अब तक लेकर बैठोगी क्या? अब चलो, मुझे तुम्हारा कोई नाटक नहीं सुनना। लेकिन नेहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। फिर नेहा ईरा को आंगन में लेकर जाती है और दोनों वहां पर साथ में भीगती हैं। बारिश में पहली बार पूरी तरह भीगकर ईरा को बहुत ही अच्छा महसूस होता है। ओ माय गॉड, ये तो वाकई में एक अलग ही एहसास है। ऐसा लग रहा है मानो सारा स्ट्रेस गायब हो गया हो और हर तरफ बस खुशी और मस्ती भरी हुई हो। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे। हाँ नेहा, सच में यहाँ तुम्हारे घर पर रहते हुए मैंने बारिश को नजदीक से देखा है, वरना हमेशा से मैं कमरा बंद करके ही रहती थी। सही कहते हैं लोग, अमीर लोगों ने तो बेवजह ही बारिश को बदनाम करके रखा है। असल में तो ये एक बहुत ही खूबसूरत मौसम है, जिसका मजा हर किसी को उठाना चाहिए। और नहीं तो क्या, तो हो जाए एक डांस। बिल्कुल हो जाए। इस तरह से अंत में हीरा की सोच बदल जाती है और वो भी नेहा की तरह बारिश को एंजॉय करने लगती है।